जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में भीमा नदी के किनारे स्थित है गांव राजगुरुनगर। कभी इस गांव का नाम होता था खेड़। ये वो पुण्य भूमि है जहां 24 अगस्त वर्ष 1908 को भगत सिंह के साथी वीर क्रांतिकारी अमर बलिदानी शिवराम हरी राजगुरु का जन्म हुआ था। 2 वर्ष पहले 15 अगस्त को मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बलिदानी राजगुरु के पैतृक घर के आंगन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सम्मान गांव के लोगों ने मुझे दिया। वह अनुभव मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। अद्भुत दृश्य था। हजारों लोग जमा थे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज रहा था। घर का वो कमरा भी देखा जिसमें शिवराम हरी राजगुरु का जन्म हुआ था। राजगुरु नगर के लोगों में अपने शिवराम के लिए जैसा प्यार मैंने देखा, वो दृश्य हृदय को असीम सुख देने वाला था। दोस्तों, शिवराम जब 6 वर्ष के हुए तो पिता का साया सिर से उठ गया। बड़े भाई दिनकर के संरक्षण में उनका पालन पोषण हो रहा था। बचपन में खेड़ में लोकमान्य तिलक आए थे, उनका भाषण सुना और शिवराम उनके भक्त बन गए। 15-16 वर्ष की उम्र में बड़े भाई दिनकर से झगड़ा हुआ और घर छोड़ दिया। उन दिनों वे दिनकर के पास पुणे में थे। वहां से 130 किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चलकर नासिक पहुंचे और फिर वहां से बिना टिकट ही रेलगाड़ी में सवार होकर झांसी होते हुए काशी पहुंच गए। काशी जाकर शिवराम संस्कृत पढ़ने लगे। वे बेहद गरीबी के दिन थे। काशी में रहते हुए उनकी भेंट वीर सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर से हुई। बाबा राव सावरकर की सलाह पर ही शिवराम ने अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में दाखिला लिया और वहीं से व्यायाम विशारद की डिग्री हासिल की। अमरावती में रहते हुए उनकी भेंट आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से भी हुई। पर जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब वे लौटकर काशी पहुंचे और वीरों के वीर चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई। शिवराम हरी राजगुरु अब क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे, जो आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में हुई क्रांतिकारियों की बैठक में भगत सिंह के सुझाव पर पार्टी के नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। उस महत्वपूर्ण मीटिंग की जो क्रांतिकारियों ने 8 और 9 सितंबर 1928 को यहीं इसी घास पे बैठ के की थी। सरदार भगत सिंह के आग्रह पर वो मीटिंग हुई जिसमें पंजाब के संयुक्त प्रांत के, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना, यहाँ के क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, यहाँ बैठे और इस देश को कैसे अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की। 2 दिन सुबह से शाम तक मीटिंग होती रही और पार्टी को एक नया नाम मिला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह के आग्रह पर सोशलिस्ट शब्द नाम में जोड़ा गया था। दोस्तों, क्रांतिकारी के रूप में शिवराम हरी राजगुरु का सबसे बड़ा एक्शन था सांडर्स वध। हम सब जानते हैं कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लोगों का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय पर अंग्रेज एसएसपी जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठियां बरसाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हुई तो सारा देश शोक में डूब गया था। लोगों का मानना था कि लाला जी की मृत्यु का कारण थी पुलिस की लाठियां। उस घटना को राष्ट्रीय अपमान मानकर क्रांतिकारियों ने एसएसपी स्कॉट का वध करने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट का वध करने पहुंचे। उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे। पहचान में गलती होने के कारण एएसपी जेपी सैंडर्स मारा गया था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वैसे उस घटना पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो उस घटना स्थल के उस दिन की घटनाओं के मैप की मदद से पहले ही अपलोड कर रखा है। 4 बजे के बाद यहां जयगोपाल खड़ा है,
उसको यहां से एक लाल रंग की मोटरसाइकिल निकलती दिखाई देती है। वो इशारा करता है और इशारा मिलते ही भगत सिंह जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, वो देखते हैं कि इस मोटरसाइकिल पर आने वाला शख्स स्कॉट नहीं है, ये सैंडर्स है। भगत सिंह राजगुरु को समझाते हैं कि यह शख्स वो नहीं है, लेकिन राजगुरु बहुत ज्यादा जल्दी में हैं। हालांकि उनका काम था भगत सिंह को कवर देना, लेकिन वो खुद आगे बढ़ के सैंडर्स पर गोली चला देते हैं। पहली ही गोली निशाने पे लगती है, सैंडर्स गिर जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और वे लाहौर से कैसे सुरक्षित निकले वो वीडियो भी अपलोडेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजगुरु के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक मजेदार किस्सों की। दोस्तों, बात है फरवरी मार्च 1929 की। HSRA के क्रांतिकारी आगरा में रहकर बम बना रहे थे। बेहद मुफलिसी का जमाना था। जब आटा दाल की व्यवस्था हो जाती तो उसे पकाकर पेट भर लेते। एक दिन सबके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी थी राजगुरु की। अंगीठी पर दाल उबल रही थी। राजगुरु को याद आई कुछ समय पहले ही भगत सिंह की वो बातें, जब उन्होंने बताया था कि जब क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो पुलिस उन्हें कैसी कैसी यातनाएं देती है। राजगुरु के मन में कुछ उथल पुथल हुई। पास ही लोहे की एक संडासी पड़ी थी। राजगुरु ने संडासी उठाई और अंगीठी में डाल दी। जब संडासी गर्म होकर एकदम लाल हो गई तो इसे प्यार से देखा, निहारा और फिर अपनी छाती को 3 अलग अलग जगह से जला लिया। जब दोस्तों की नजर पड़ी तो हाथ से संडासी छीनी और जब चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे तो डांटते हुए पूछा, तुमने ऐसा पागलपन क्यों किया? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि मैं कितना दर्द सह सकता हूं। गिरफ्तार होने पर अंग्रेजों की यातना सह सकूंगा या नहीं। ऐसे अनोखे मतवाले थे राजगुरु। दोस्तों, आगरा के दिनों की कई मजेदार घटनाएं हैं। उनकी नींद के किस्से भी खूब रोचक हैं। पर हम उस एक घटना की चर्चा कर लेते हैं जब आजाद ने राजगुरु द्वारा दीवार पर टांगा किसी सुंदर लड़की का कैलेंडर फाड़कर फेंक दिया था। साथ ही क्रांतिकारी शिव वर्मा ने उस घटना का विवरण अपनी पुस्तक संस्मृतियां में बहुत अच्छे से किया है। हुआ यूं कि राजगुरु को कहीं से एक सुंदर लड़की का कैलेंडर मिला। उन्होंने बड़े उत्साह से इसे दीवार पर टांग दिया और कहीं बाहर पार्टी के काम से चले गए। जब आजाद वहां पहुंचे और लड़की का कैलेंडर दीवार पर टंगा देखा तो गुस्से से लाल पीले हो गए। पूछा, यह किसने लगाया है? साथियों ने उत्तर दिया, रघुनाथ ने। दोस्तों, राजगुरु का पार्टी नाम रघुनाथ था। वैसे एम के नाम से भी पार्टी में उन्हें जाना जाता था। आजाद बोले, अगर उसे छोकरियों की तस्वीरों से उलझना है तो रिवॉल्वर पिस्तौल से उलझना छोड़कर घर चला जाए। दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। दोस्तों, यह कहकर आजाद ने कैलेंडर के टुकड़े टुकड़े करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जब राजगुरु वापस आए तो पहली निगाह दीवार पर पड़ी। वहां कैलेंडर नहीं था। उन्होंने पूछा, मेरा कैलेंडर कौन ले गया? एक साथी ने कूड़े के ढेर की तरफ इशारा कर दिया। कूड़े के ढेर से कैलेंडर के 2-3 बड़े टुकड़े उठाते हुए राजगुरु ने ऊंची आवाज में पूछा, किसने फाड़ा मेरा कैलेंडर? उतने ही कड़क स्वर में आजाद ने उत्तर दिया, मैंने फाड़ा है। इतनी सुंदर चीज आपने क्यों फाड़ दी? राजगुरु ने पूछा। उत्तर मिला, इसीलिए कि वो सुंदर थी। तो क्या आप हर सुंदर चीज को फाड़ देंगे, तोड़ देंगे? आजाद ने उत्तर दिया, हां, तोड़ दूंगा। ताजमहल भी? आजाद और सख्त होते हुए बोले, हां, बस चलेगा तो उसे भी तोड़ दूंगा। दोस्तों, कुछ देर चुप रहने के बाद धीमे स्वर में राजगुरु ने कहा, खूबसूरत दुनिया बसाने चले हैं, खूबसूरत चीजों को तोड़कर।
उन्हें मिटाकर यह नहीं हो सकता। राजगुरु के इन शब्दों ने आजाद का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया था। दोस्तों, जब HSRA की सेंट्रल कमेटी ने निर्णय लिया कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का कार्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त करेंगे, तो राजगुरु बड़े नाराज हुए। उनका कहना था कि भगत सिंह के साथ बम फेंकने बटुकेश्वर दत्त नहीं, बल्कि वे जाएंगे। क्रांतिकारियों ने मार्च 1929 के आखिर तक आगरा के अड्डे खाली कर दिए थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर, शिववर्मा दिल्ली चले गए थे। सुखदेव लाहौर, डॉक्टर गया प्रसाद सहारनपुर, चंद्रशेखर आजाद झांसी और इसी तरह बाकी क्रांतिकारी भी अलग अलग जगह चले गए। दोस्तों, राजगुरु आजाद के पास झांसी पहुंचे और आग्रह किया कि बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। आजाद ने कहा, बम फेंकने के बाद वहां से भागना नहीं है, गिरफ्तारी देनी है और बाद में अदालत में बयान देकर क्रांतिकारियों के आदर्श का प्रचार करना है। राजगुरु बोले, ठीक है, बयान मैं दे दूंगा। आजाद ने कहा, बयान अंग्रेजी में देना होगा, जो तुम्हारे वश की बात नहीं है। राजगुरु बोले, ठीक है, भगत सिंह लिखकर दे देगा, मैं उसे कॉमा फुल स्टॉप के साथ रट लूंगा, जरा भी गलती नहीं होगी, मुझ पर विश्वास करो। असल में राजगुरु फांसी चढ़ने के लिए किसी भी कीमत पर भगत सिंह से पीछे रहने को तैयार नहीं थे। देश के लिए बलिदान होना हो तो वे बड़ी स्पर्धा रखते थे। वे अक्सर हंसकर कहा करते थे, रंजीत कहता है वाटर सब सुनते हैं, मैं पानी कहता हूं कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रंजीत भगत सिंह का पार्टी नाम था। खैर, राजगुरु की जिद के आगे आजाद हार गए और उन्होंने भगत सिंह के नाम एक चिट लिखकर दे दी कि यदि कोई हानि न हो तो बटुकेश्वर की जगह राजगुरु को ले जाएं। राजगुरु वो चिट लेकर खुशी खुशी दिल्ली पहुंचे और भगत सिंह से कहा कि बम फेंकने मैं चलूंगा। भगत सिंह ने उनकी बात नहीं मानी। निराश राजगुरु वापस फिर झांसी पहुंचे और आजाद से इसकी शिकायत की। आजाद परेशान हो चुके थे। उन्होंने राजगुरु को झिड़क दिया कि मरने के सिवाय तुझे कुछ और नहीं सूझता क्या। इसके बाद राजगुरु नाराज होकर यह कहते हुए चले गए कि देखता हूं अकेले भी कुछ कर सकता हूं या नहीं। झांसी से वे पहले काशी पहुंचे और बाद में अपने मित्र सांवर गांवकर के साथ जुलाई में वो पुणे पहुंच गए थे। इधर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए और 15 अप्रैल को लाहौर बम फैक्ट्री से सुखदेव, किशोरी लाल और जयगोपाल भी पकड़े गए। इसके बाद धीरे धीरे बाकी भी अधिकतर साथी पकड़ लिए गए। पुणे में राजगुरु बेचैन थे और ऐसा लगता है मानो वे पूरी कोशिश कर रहे हों कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि जुलाई 1929 में वे पुणे पहुंचे थे और तब तक लाहौर में सैंडर्स मर्डर केस शुरू हो चुका था। जय गोपाल और हंसराज वोरा, जो कल तक साथी क्रांतिकारी थे, अब सरकारी गवाह बन चुके थे। उन्होंने सैंडर्स वध में एम नाम के किसी महाराष्ट्रियन के शामिल होने का बयान पुलिस को दिया था और जैसे मैंने पहले कहा कि एम भी राजगुरु का पार्टी नाम था। पुलिस राजगुरु को महाराष्ट्र में ढूंढ रही थी, लेकिन राजगुरु पूरी तरह लापरवाह थे। पुणे में वे अपने बचपन के मित्र दत्तात्रेय बलवंत क्रंदीकर, जो एक ड्राइवर और मोटर मैकेनिक थे, उसके साथ तिलक रोड पर स्थित एक 2 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर रह रहे थे। एक रात बड़े गर्व के साथ उन्होंने क्रंदीकर को बता दिया था कि उन्होंने ही सैंडर्स पर पहली गोली चलाई थी। दोस्तों, क्रांतिकारी पार्टी के सिद्धांतों के ये एकदम विरुद्ध था, पर राजगुरु के अपने सिद्धांत थे। वे फांसी चढ़ने को बेताब थे। कई बार वे अपने बड़े भाई दिनकर के घर भी आते जाते थे। दिनकर पुणे में ही थे और दिनकर के साथ ही मां पार्वतीबाई भी थी। एक बार राजगुरु का कोट जो भाई के घर खूंटी पर टंगा था, उसमें वे अपनी पिस्तौल भूल गए और घर से बाहर थे, कहीं गए हुए थे।
पीछे से कोट में जेब में रखा पिस्तौल मां और भाई ने देख लिया। राजगुरु के घर लौटने पर मां ने पूछा, यह तुम्हारे पास कहां से आया? ब्राह्मण के हाथ में पिस्तौल नहीं, पुस्तक अच्छी लगती है। राजगुरु ने उत्तर दिया, मां, जब धर्म या देश संकट में हो तो केवल हथियार काम आते हैं। उन्होंने अपनी मां और भाई को भी सैंडर्स वध में अपनी भूमिका के बारे में सब बता दिया था, और इसके बाद भी वे शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने महाराष्ट्र मंडल व्यायामशाला में युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। लेकिन जब वहां का मैनेजमेंट उनके तरीकों से घबरा गया तो राजगुरु ने वहां जाना छोड़ दिया। इसी दौरान शरद केसकर नाम के एक व्यक्ति के वे संपर्क में आए जो पुलिस का एजेंट था। राजगुरु को इस बात का अनुमान नहीं था। राजगुरु केसकर के साथ कई योजनाओं पर चर्चा कर गए थे। 27 सितंबर 1929 को पुणे में कल अखबार के संपादक और क्रांतिकारियों के कभी संपर्क में रहे शिवराम प्रांजपे की मृत्यु हुई। अगले दिन यानी 28 सितंबर को उनकी अंतिम यात्रा में राजगुरु शामिल हुए और वहां इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस सतर्क हो गई और इसके बाद उसी दिन 28 सितंबर को ही पूर्व योजना के अनुसार, जो पहले से योजना उन्होंने बना रखी थी, वे रेस कोर्स पहुंचे। वहां बॉम्बे के गवर्नर को आना था। ये वहां गए कि बॉम्बे के गवर्नर को मार सकें, और यह बात इन्होंने शरद केसकर को भी बता रखी होगी, क्योंकि शरद केसकर ने पुलिस को सूचित कर दिया था। और उस दिन रेस कोर्स में वहां पंजाब पुलिस की सुरक्षा में जय गोपाल भी मौजूद था, ताकि जब वहां पर पहुंचे राजगुरु तो जय गोपाल पहचान सके। रेस कोर्स पर राजगुरु पहुंचे, लेकिन पुलिस का इतना भारी इंतजाम था, ये निकट नहीं जा सके गवर्नर के। पर ऐसा बताया जाता है कि वहां पर जय गोपाल ने इनको पहचान लिया था। इसके बाद जाल बिछा दिया गया। 29 सितंबर 1929 की रात को लगभग 1 बजे उस घर पर रेड पड़ी जहां राजगुरु रहते थे। वे गिरफ्तार कर लिए गए। टेक्निकली 30 सितंबर की बात है, क्योंकि रात को 1 बजे के बाद गिरफ्तारी हुई थी। इन्हें लाहौर ले जाया गया, जहां बाकी साथियों पर मुकदमा चल रहा था। जब लाहौर में स्पेशल मैजिस्ट्रेट श्री कृष्ण के सामने इन्हें पेश किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा, तुम्हारा नाम राजगुरु है और तुम्हारे काम इसके ठीक उलट हैं। राजगुरु ने उत्तर दिया, हां, मेरा नाम राजगुरु है और मेरा काम है शासकों को शिक्षित करना। दोस्तों, जब गवाहों को बुलाकर आरोपी की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जा रही थी तो एक दिन गद्दार जयगोपाल को राजगुरु के सामने लाया गया। उस निर्लज्ज ने राजगुरु को पहचानते हुए मजिस्ट्रेट से कहा कि यही है वह व्यक्ति जिसने सैंडर्स पर पहली गोली चलाई थी। मजिस्ट्रेट ने स्वयं लिखा है कि इसके बाद राजगुरु आगे बढ़े और जय गोपाल को गले से लगा लिया। जिस व्यक्ति ने राजगुरु के लिए फांसी का फंदा तैयार किया था, उसके लिए भी राजगुरु के दिल में कोई क्रोध या घृणा नहीं थी। जब राजगुरु ने उसे गले लगाया तो जय गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा उस मुकदमे की फाइल्स में लिखा है, मैजिस्ट्रेट के बयान के तौर पर। नेशनल आर्काइव्स में फाइल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, और नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर लॉगिन करके आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। लाहौर पहुंचने के बाद जब पहली बार अदालत में बाकी साथियों से राजगुरु की भेंट हुई तो कमाल का दृश्य था। साथी क्रांतिकारी शिव वर्मा ने उस दृश्य का वर्णन भी अपनी पुस्तक संस्मृतियों में बहुत अच्छे से किया है। वे लिखते हैं, उसे फांसी होगी यह राजगुरु भी जानता था, फिर भी जिस दिन पहल अदालत में हम लोगों के बीच उसे लाया गया तो पहले तो उसने खूब ऊंचे स्वर में नारे लगाए, फिर अपने आशिक को ढूंढने निकले, कहता
एक एक के गले से चिपटकर ऐसे मिला मानो बरसों की जुदाई के बाद मिल रहा हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इसके बाद आया फरवरी 1930, जब जेलों में बंद उन क्रांतिवीरों की भूख हड़ताल का दूसरा दौर शुरू हुआ। पहली बार भूख हड़ताल 15 जून 1929 से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने शुरू की थी। बाकी साथी क्रांतिकारी जो बोस्टल जेल में थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल जेल में थे। तो 13 जुलाई 1929 से बाकी साथियों ने बोस्टल जेल में बंद जो साथी थे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और वो भूख हड़ताल बहुत लंबी चली थी, 4 अक्टूबर 1929 तक। पर उसमें राजगुरु उनके साथ नहीं थे। अब जब 4 फरवरी 1930 से दूसरी बार भूख हड़ताल शुरू हुई तो राजगुरु ने इसमें भाग लिया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। भूख हड़ताल के 13वें दिन जेल अधिकारी भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारियों को बलपूर्वक नाक से नली डालकर पेट में दूध पहुंचा रहे थे ताकि भूख हड़ताल से किसी के मर जाने का दोष उनके सिर ना आ जाए। और क्रांतिकारी ये पूरी ताकत लगाकर फोर्स्ड फीडिंग का विरोध करते थे। जब राजगुरु के साथ फोर्स्ड फीडिंग हुई तो उन्होंने भी पूरी ताकत से उसका विरोध किया और नतीजा यह निकला कि नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में चली गई। उन्हें बहुत ज्यादा निमोनिया भी हो गया। वे बिल्कुल मरणासन थे। पहली बार की भूख हड़ताल के दौरान ठीक इसी तरह क्रांतिवीर जतिन दास का बलिदान हुआ था भूख हड़ताल के 63वें दिन। और अब राजगुरु उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। घबराई सरकार ने उनकी मांगे मान ली। तब 20 फरवरी को भूख हड़ताल समाप्त हुई। राजगुरु की स्थिति, जैसे मैंने कहा, बहुत खराब थी। उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए सेंट्रल जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी बोस्टल जेल लाया गया। बाकी साथी तो वहां पहले से थे ही। भगत सिंह ने दूध का गिलास राजगुरु को देते हुए कहा, मुझसे पहले जाने की कोशिश कर रहे थे। हाजिर जवाब राजगुरु ने हमेशा की तरह हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि पहले जाकर तुम्हारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर लूं, पर लगता है तुम्हें रास्ते में भी मेरी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। भगत सिंह बोले, अच्छा दूध पियो, वादा करता हूं कि अब तुमसे सूटकेस नहीं उठवाऊंगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि सांडर्स वध के बाद जब भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ एक अफसर के वेश में लाहौर से निकले थे तो राजगुरु उनके नौकर बने थे, उनका सूटकेस उठवाया था। अब 16 दिन से भूख हड़ताल कर रहे वे दीवाने हंसी मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। पहले स्पेशल मैजिस्ट्रेट और बाद में 3 सदस्यीय स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे मुकदमा चला। उस मुकदमे के बारे में या क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल के बारे में यदि विस्तार से जानना है तो इसी राष्ट्रवंदना चैनल पर प्लेलिस्ट में युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा क्लिक करें और अपनी पसंद का विषय चुन लीजिए। 100% प्रमाणिक जानकारी आपको मिल जाएगी। 7 अक्टूबर 1930 को मुकदमे का फैसला आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 7 को आजीवन कारावास, 2 को 7 और 5 साल की सजा। दोस्तों, मां पार्वती बाई जो लाहौर में ही थी, जब उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर मिली तो भारी झटका लगा। उस पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब बेटे से मां की भेंट हुई तो राजगुरु ने कहा, मां तेरे 2 बेटे हैं, समझ ले एक तेरे लिए है और दूसरा भारत माता के लिए। दोस्तों, फिर आया 23 मार्च 1931 का दिन जब शाम को इन 3 वीरों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। उसी दिन सुबह 11 बजे तीनों के परिजनों को मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था। भगत सिंह के घर से माता पिता, चाचियां, दादा दादी सब लोग आए थे। अंग्रेज प्रशासन ने भगत सिंह के दादा दादी और चाचियों को मिलने की अनुमति नहीं दी और जब ऐसा हुआ तो भगत सिंह के माता पिता ने निर्णय लिया, यदि वे चाचियां नहीं मिल सकती जिनकी गोद में खेलकर भगत बड़ा हुआ, यदि दादा दादी नहीं मिल सकते तो फिर माता पिता भी नहीं मिलेंगे।
बड़ा भारी, बड़ा हिम्मत का फैसला था। और जब इस निर्णय की जानकारी हुई सुखदेव की मां रली देवी को और राजगुरु की मां पार्वती बाई को, तो उन दोनों वीर परशु माओं ने, उन्होंने भी निर्णय लिया, यदि भगत सिंह की मां अपने लाल से नहीं मिल रही तो हम भी नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, उन तीनों माओं ने उस दिन अपने बेटों से, अपने लाडलों से मुलाकात नहीं की थी, और वो तीनों अमर हो गए थे इस देश की आजादी के उस आंदोलन में। आज 24 अगस्त है, शिवराम हरि राजगुरु, हुतात्मा राजगुरु का जन्मदिन। उस मतवाले को, मां भारती के लाडले बेटे को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।